अहमदाबाद में कल हुए विमान हादसे में अब तक 276 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार यात्री और क्रू मेंबर्स हैं। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद वो सिविल अस्पताल भी गए, जहां वो घायलों से मिले। पीएम मोदी ने विमान हादसे के इकलौते बचे हुए यात्री विश्वास कुमार से मुलाकात की और उनका हाल जाना। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां से केतन जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही दिल्ली से रोहन सिंह भी हमारे साथ है। सबसे पहले केतन, ये बताइए आपके पास क्या अपडेट्स है, क्या चल रहा है इस वक्त अहमदाबाद में? देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। ये जो एरिया है, यहाँ पर जो दूर दूर से अभी भी जो आना बाकी है या जो अभी अभी आए हैं, उनके परिवारजनों के डीएनए सैंपल के लिए ब्लड लिया जा रहा है और ये प्रक्रिया जारी है। 274 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो गई है, लेकिन ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है। और दूसरा, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कुछ लोग ये भी एक खबर चला रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन वो ब्लैक बॉक्स नहीं, जीपीएस ट्रैकर का एक डिवाइस था, वो मिला है। तो अभी तक आधिकारिक तौर पर ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। और आज देर रात से सब परिवारजनों को जैसे जैसे डीएनए टेस्ट मैच होता जाएगा, वैसे वैसे मृतदेह को सौंपा जाएगा। कुछ लोग गुजरात के हैं, कुछ राजस्थान, मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्य और प्रदेश के भी लोग हैं। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया आज रात से शुरू हो जाएगी। जी रोहन, ये बताइए कि सरकार के स्तर पर क्या एक्शन हो रहा है, नई दिल्ली में क्या हलचलें हैं? जी, अभी तक जो पूरा फोकस है वो है ब्लैक बॉक्स रिकवरी पे। दो कंपोनेंट्स होते हैं, डीवीआर होता है, एफडीआर होता है, जो कि जिसका मिलना बहुत जरूरी है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो पूरा फोकस है कि जल्द से जल्द ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर किया जाए और आगे डाटा को एनालाइज किया जाए, क्योंकि उसके बाद भी समय लगने वाला है, करीब हफ्ते भर का समय लगेगा। सरकार में यहाँ मिनिस्ट्री में एक राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम बनाया गया है। जब तक ये पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा हो जाता है, एक एक एंगल की जांच नहीं होती है, तब तक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जितने अधिकारी हैं वो अलग अलग शिफ्ट्स में इसको लीड करेंगे और इसकी पूरे जो जांच है उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है अलग अलग एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एआईबी है, जो इन्वेस्टिगेट की जो मेन एजेंसी है, वो है डीजीसीए है, सीआईएसएफ की मदद ली जा रही है। और अभी से थोड़ी देर पहले एनआईए, जो कि टेरर एंगल्स देखती है, वो भी वहां पहुंची है। इसके अलावा जो बोइंग के लोग हैं वो मौजूद हैं, जो जी एरोस्पेस है वहां उसके लोग आ रहे हैं। एयर इंडिया ने अपनी टीम फॉर्म की है। तो इस सारी एजेंसीज के बीच के कोऑर्डिनेशन का काम करेगा ये कंट्रोल रूम, और कोशिश की जाएगी कि कोई भी एंगल हो, क्या वो मैनुअल एरर था, क्या वो मैकेनिकल एरर था, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स था, इनमें से कोई भी एंगल छूट ना जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और जब तक ये पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है, तब तक ये कंट्रोल रूम जो है वो जारी रहेगा 24 घंटे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, और केतन आपका भी शुक्रिया। फिलहाल आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे की वजह क्या हो सकती है और कैसे होगी इस हादसे की जांच स्टेप बाय स्टेप, इसी पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम हवाई सफ़र। अब लगेगा डर, शाम 5:57 पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी और इनकम टैक्स में विवाद निपटारे पर अगले हफ्ते बड़ी बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें जीएसटी के रेट रैशनलाइजेशन, रिफंड, नोटिस एक्शन और कानूनी विवाद जैसे मुद्दों पर बात होगी। डिटेल जानने के लिए बात करते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताया आलोक, कितनी अहम होने वाली है ये बैठक? बिल्कुल, देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बैठक बुलाई है अगले हफ्ते, वो एक तरह से कहें तो बैठकों की सीरीज है, जिसमें सबसे पहले जो बैठक होगी वो 19 जून को सीबीआईसी यानी कि जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी। खासतौर से इसमें जीएसटी के रेट रैशनलाइजेशन, कंपनसेशन सेस, जितने भी पुराने मामले हैं, और साथ ही साथ डीजीजीआई की तरफ से जो नोटिस भेजे गए हैं और एक्शन लिए गए हैं, इस पर तमाम चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो 23 जून को बैठक होने वाली है, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी सीबीडी के साथ तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे और उनके साथ
जितने भी अभी रिफंड प्रोसेस को किस तरह से तेज किया जाए, जो सैलरीड क्लास के लिए टैक्स होते हैं उसको किस तरह से वसूली बढ़ाई जाए, और तमाम जितने भी दूसरे मुद्दे जुड़े हुए हैं जिसमें खासतौर से इंटरनेशनल टैक्सेशन, सेफ हार्बर रूल्स के एप्लीकेशन के स्टेटस क्या है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा एक बड़ी राहत की बात यह भी है कि जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए अब ये कहा गया है कि जो छोटे मोटे मामले होते हैं या फिर जो रिटर्न फाइलिंग से जुड़े हुए छोटे मोटे गलतियां होती है उसको लेकर डीजीजीआई जो है वो नोटिस ना भेजे। यानी कि एक बड़ी राहत की खबर है। 2.5 करोड़ से ज्यादा मामलों पर 2.5 करोड़ से ज्यादा बड़े मामलों पर फोकस करने को कहा गया है, और कहा गया है टैक्स जो सिंडिकेट्स हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको क्रैक डाउन करना चाहिए। छोटे मोटे जो कारोबारी हैं उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उनको राहत दी जानी चाहिए। तो ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, और खासतौर से पीएम ने जब कल इस पूरे मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर बैठक बुलाई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही साथ रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ, उसके बाद से ये काफी चर्चा तेज हो गई कि सरकार की तरफ से जो 12% का स्लैब है उसको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। और आने वाले दिनों में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें इस पूरे मुद्दे पर सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठक में जाएगी ताकि जीएसटी के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत दी जा सके। शुक्रिया आलोक। गुजरात सरकार सोलर पावर जनरेशन के लिए एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी से गुजरात में छोटे और मझोले सोलर पावर प्रोड्यूसर्स की मुश्किलें बढ़ सकती है। गुजरात के दूर दराज गांवों में आपको हजारों एकड़ में ऐसे सोलर पावर पैनल दिखेंगे। किसानों की जमीन लीज पर लेकर सोलर प्रोड्यूसर्स यहां बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने ग्रांट ऑफ कनेक्टिविटी टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात 2025 नाम से ड्राफ्ट जारी किया है। इससे छोटे मझोले सोलर पावर प्रोड्यूसर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान हैं जिससे अब कोई नया सोलर पावर डेवलपर निवेश नहीं कर सकता। ड्राफ्ट के मुताबिक सोलर पावर डेवलपर का जमीन पर मालिकाना हक होना चाहिए, नहीं तो 1 मेगावाट पर 31 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी लगेगी। वहीं स्ट्रेंथनिंग चार्ज 15 लाख रुपए प्रति मेगावाट लगेगा। ये दोनों नियम पहले नहीं थे। इसके अलावा 1 लाख रुपए कनेक्टिविटी चार्ज लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ये चार्ज पहले पीपीए के बाद ही देना पड़ता था। प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद 10% पावर जनरेशन 1 महीने में करना होगा, लेकिन सरकार अलग से 10% पावर जनरेशन की मंजूरी नहीं देती। नए नियम लागू होने के बाद सोलर पावर डेवलपर्स, जमीन देने वाले किसान दोनों मुश्किल में आ सकते हैं। इसमें बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आज आप देखिए कि आज हमने 300 एकड़ में प्रोजेक्ट किया हुआ है जो पूरा सब लीज पे है, और ये अगर ड्राफ्ट आता है तो उससे क्या है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि एक लैंड हमें खरीदना है और सामने हमको प्रोजेक्ट भी करना है, तो वो एक हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की जो टाइमलाइन है वो भी काफी बढ़ जाएगी। नया नियम में तो क्या, मैं खेडूत ही नहीं रहूंगा और मेरी जमीन चली जाएगी। मैं तो ऐसे करूंगा नहीं। अभी क्या है, अभी ये मेरी जमीन है, अभी मैंने कंपनी में भाड़े रेंट पे दी है, तो उसमें क्या है, मेरी इनकम महीने पे आएगी, प्लस मेरा हर महीने मेरे इसमें रोजगारी भी मिलती है। आसपास के गांव वाले भी इधर काम करने आते हैं तो उसको भी रोजगारी मिलती है। और नया नियम में तो क्या है, हमारी जमीन ही नहीं रहेगी, तो हम वो नहीं करेंगे। गुजरात फेडरेशन ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज के मुताबिक अभी गुजरात में 1000 सोलर डेवलपर्स 35 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन करते हैं, जिसे 2030 तक 100 गीगावाट करने का लक्ष्य है। वहीं केंद्र सरकार ने 300 गीगावाट सोलर पावर का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब नए डेवलपर्स को इस क्षेत्र में आने में मुश्किल हो सकती है और हजारों करोड़ का निवेश अटक सकता है। अगर ये ड्राफ्ट को एप्लीकेबल किया गया तो ना खाली डेवलपर नहीं बल्कि पूरा जो साइकिल रिन्यूएबल एनर्जी का साइकिल है वो ब्लॉक हो जाएगा। और मोदी सर ने जो पंचामृत टारगेट दिया है वो टारगेट के अंतर्गत गुजरात के अंदर 100 गीगावाट का जो टारगेट करना है वो आरई प्लांट से लेके छोटे प्लांट से लेके सब कुछ फ्री हो जाएगा। और उसके रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज की गई है वो प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं होगी, एनपीए बढ़ जाएगा, रूरल डेवलपमेंट रुक जाएगा और जो मनी ग्रोथ होना चाहिए वो सब रुक जाएगा।
गांव की जमीन पर सोलर प्लांट से अभी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अगर नए नियम लागू हुए तो गुजरात में अब नए सोलर डेवलपर्स निवेश नहीं कर पाएंगे। इस सेक्टर में सिर्फ बड़े प्लेयर ही रहेंगे। केंद्र ने जो सोलार पावर प्रोजेक्शन का टारगेट रखा है उसमें गुजरात का भी अहम योगदान है और अगर ये ड्राफ्ट मंजूर हो जाता है तो न केवल लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करने में अड़चने आएगी, लेकिन आगे जाकर फिर से हमें फॉसिल फ्यूल का सहारा लेना पड़ सकता है। केतन जोशी, सुरेंद्रनगर। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इजराइल ईरान तनाव ने बाजार का मूड आज बिगाड़ दिया। जियोपॉलिटिकल टेंशन से ब्रेंट क्रूड में 6% की ज़्यादा की तेजी भी रही। MCX पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स निफ्टी में 0.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 573 पॉइंट गिरकर 81,119 पर बंद हुआ। निफ्टी ने 170 पॉइंट फिसलकर 24,719 पर क्लोजिंग ली। निफ्टी बैंक में करीब 1% की गिरावट रही। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो डिफेंस शेयरों में खरीदारी रही। CPSE IT इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए हैं। FMCG बैंकिंग मेटल शेयरों में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। और इजराइल के एक्शन के बाद क्या मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गया है और अब एक गल्फ वॉर का खतरा मंडरा रहा है। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। इजराइल का एक्शन, बाजार में टेंशन। और इजराइल ईरान टेंशन से MCX पर सोना रिकॉर्ड 1 लाख के भी पार निकल गया है। अब तक कैसा रहा है सोने का सफर, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। अच्छी खासी तेजी हमने यहाँ पर सोने में बरकरार रहते हुए देखी है। एक्चुअली इस साल की शुरुआत से ही हमने देखा है कि सोने में यहाँ पर भावों में लगातार तेजी बनते हुए नजर आई है, लेकिन आज का दिन एक रिकॉर्ड हाई के तौर पर हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा है। अगर भारतीय बाजारों की हम बात करें तो हम लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर अब यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। जो इसका सफर रहा है पहले तो थोड़ा सा ऑन द स्लोअर साइड था, लेकिन अगर पिछले 16-18 महीने की बात की जाए तो सोने में लगातार हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है। अप्रैल के महीने में 12% की बढ़त देखने को मिली है और 2025 में अब तक 28% की तेजी है। अगर पिछले 12 महीने की बात की जाए तो हमने सोने में करीबन यहां पर 42 से 45% की तेजी बनते हुए देखी है। और सिर्फ भारतीय बाजारों में ही नहीं, काफी सारी एशियन करेंसीज में, वर्ल्ड करेंसीज में यहां पर सोने में ऑल टाइम हाइज इसी साल में बने हैं। ये आपको बताता है ये चार्ट की कहां पर हमने सोने को जाता हुआ देखा है। 2021 में हम यहां पर 52,000 पे काम कर रहे थे, यानी कि पिछले 3-4 सालों में सोने को हमने यहां पर डबल होते हुए देखा है और 50,000 से 1 लाख रुपए तक यहां पर पहुंचता हुआ देखा है। सोने की जो खरीदारी है उसके काफी सारे रीजंस भी यहां पर रहे हैं जो आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन ये परसेंटेज गेन्स हैं जो हमने साल दर साल यहां पर सोने में आते हुए देखे हैं। पिछले साल 28% की तेजी थी, 2023 में 15% की बढ़त थी और अब यहां पर सोना इवन एज इस साल का आधा भी समय हमने पास नहीं किया है, लेकिन पिछले साल के गेन्स को यहां पर मिरर करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पिछला और इस साल यहां पर 28% की तेजी सोने में देखने को मिली है। ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हर साल हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। तो 2018 से 2021 अगर आप देखें तो 35 और 50 के बीच में कारोबार रहा और उसके बाद 2 सालों में जिस तरह की बढ़त यहां पर लगातार बनती हुई नजर आई है, सोने में अच्छे खासे गेन्स यहां पर लिखे हैं। लाख रुपए पर सोना ऑलरेडी कारोबार कर रहा है और काफी सारे विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि इस साल खत्म होने के तक आप 1,07,000 तक देखेंगे। अगले साल के 1,20,000 तक के भी यहां पर लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अगले 12-18 महीने भी यहां पर काफी तेजी वाले रह सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी स्ट्रांग है। ईरान का जो इजराइल पर हमला हुआ है और शायद एक रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है, उसका प्रीमियम प्राइसेस पे है। ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो खत्म होने से बहुत बहुत दूर है, फार फ्रॉम ओवर टाइप्स, उसका भी सपोर्ट है। यूएस चीन के बीच में जिस तरह का तनाव है और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो कि 3 साल के लोज पर कारोबार कर रहा है, ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर सोने को सपोर्ट कर रहे हैं। बाजार को ये भी लगता है कि यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स जो वीकर आए हैं ये लीड कर सकते हैं कि जो अगली यूएस फेड की मीटिंग है सितंबर में, वहां पर शायद आप एक रेट कटौती होता हुआ भी देखें। उसका भी फायदा सोना फिलहाल उठाता हुआ नजर आ रहा है।
इधर दिल्ली समेत उत्तर भारत में पारा 40 डिग्री के पार है और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरे उत्तर भारत का पर्यटन प्रभावित हुआ था, लेकिन अब पर्यटन फिर से पटरी पर लौट रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन कश्मीर को अभी भी सैलानियों का इंतजार है। हाईवे पर जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें, ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली एनसीआर के लोग अब छुट्टियों के मूड में हैं। पूरी मई और जून की शुरुआत में पर्यटन उद्योग सुस्त था, लेकिन अब होटलों की ऑक्यूपेंसी 70% तक और वीकेंड पर 80% तक पहुंच रही है। हालांकि पिछले साल इसी समय होटल्स लगभग 90% ऑक्यूपेंसी में थे। मई महीने में जो नुकसान हुआ, होपफुली अब जून महीने में पूरा रिकवर होने की आशा है, क्योंकि गेस्ट समर हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए कंटिन्यूस अब बुकिंग्स इसकी बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे, और होपफुली हमें अच्छा ऐसा लग रहा है कि ये महीना हमें अपने लॉस को रिकवर करने में सहायता देगा। जो बिज़नेस हम लास्ट ईयर 80 to 85% ऑक्यूपेंसी के साथ कर रहे थे, वही बिज़नेस इस साल हम 60 से 65% ऑक्यूपेंसी के साथ कर रहे हैं। हिमाचल में ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। हिमाचल सरकार ने किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे सीमावर्ती इलाके भी पर्यटकों के लिए खोल दिए हैं। नैनीताल के होटलों में 25% तक डिस्काउंट मिल रहा है। जून में भी जो देखा गया ट्रेंड, वीकेंड्स पे तो टूरिस्ट मूवमेंट अच्छी है, लेकिन वीकडेज पे टूरिस्ट कम है। इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि कुंभ है इस बारी, कई बहुत लोग कुंभ में गए, उसकी वजह से कम आए हैं, आ रहे हैं टूरिस्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि गर्मी इतनी पड़ी, लेकिन पिछले 3-4-5 दिन में तो गर्मी बहुत पड़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्स होगा और आने वाला जो 1-1.5 महीना बचा है, इसमें टूरिस्ट का फ्लो अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर को अब भी पर्यटकों का इंतजार है। फ्लाइट अभी भी 30 से 50% तक सस्ती है। वीकेंड पर नैनीताल, रामनगर और हरिद्वार जैसे इलाकों में कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। कैंची धाम जाने वाली सड़क पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।